इंग्लिश में कहावत है, बोलते हैं कैच देम यंग। एक जब ग्रोथ पोटेंशियल जब शुरू होता है या जब चालू होता है, उसी वक्त इन्वेस्ट करने से आपका एक वेल्थ क्रिएशन करने के चांसेस काफी हो जाता है। कि स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी तो अब ग्रोथ कर चुकी होती है। जनरली अगर किसी को लगता है स्मॉल कैप एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो 3 ऑप्शंस है या 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में। तो ग्रो म्यूचुअल फंड एक नया एनएफओ लेकर आया है, ग्रो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और ये एनएफओ 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ओपन रहेगा। तो मिस्टर कार्तिक, जो कि एजुकेटर हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के अंदर, वो हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जिससे क्या है कि हमें स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और इसके बारे में और ज्यादा हमें जानकारी मिल पाएगी। तो मिस्टर कार्तिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक्स जय जी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरेक्शन। तो हम एक एक करके कार्तिक जी से स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में सवाल पूछेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो कार्तिक जी, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज ए इन्वेस्टर हमें स्मॉल कैप कैटेगरी को क्यों कंसीडर करना चाहिए या हमें इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? श्योर। सो जय जी, एक्चुअली इंग्लिश में कहावत है, बोलते हैं कैच देम यंग। एक जब ग्रोथ पोटेंशियल जब शुरू होता है या जब चालू होता है, उसी वक्त इन्वेस्ट करने से आपका एक वेल्थ क्रिएशन करने के लिए चांसेस काफी हो जाता है। राइट, आई थिंक जब आप देखते हो ना पिछले 10 साल में जो 10x ग्रोथ हुआ, जो भी कंपनी का यूनिवर्स है, उनमें से ज्यादातर कंपनियां जो है और जो हाई प्रोबेबल कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। एंड उसके साथ साथ इनफैक्ट वो जो ग्रोथ पोटेंशियल भी जो है वो मोस्टली जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो भी इज मोर टुवर्ड्स स्मॉल कैप। और जब आप कंपेयर करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप के साथ कंपैरिजन में, आई थिंक स्मॉल कैप का काफी ज्यादा है। सो दैट इज वन एंगल। बट उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी में रिस्क काफी ज्यादा रहता है कंपेयर टू अगेन लार्ज एंड मिड कैप के कंपैरिजन में, जो हम बोलते हैं रिलेटिवली वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहता है। और उसके साथ साथ एक डाउनवर्ड रिस्क जो बोलते हैं ना, वो काफी ज्यादा रहता है कंपेयर टू लाइक लेट्स से लार्ज एंड मिड कैप। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो आसानी से समझ में आ गया कि भाई स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल होता है क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज तो अब ग्रोथ कर चुकी होती है। अब ज्यादा जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो कार्तिक जी ने बड़ी आसानी से समझा दिया। तो अब कार्तिक जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब आप ये समझाएं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या है। मतलब इंडेक्स के बारे में सुन तो रखा है पर लोगों को नहीं पता कि क्या है, तो आप समझाएं। देखिए, 2018 में हमने सेबी की तरफ से रीकैटेगराइजेशन का डेफिनेशन आया, और उससे पहले एक क्लियर डेफिनेशन नहीं था लार्ज कैप का मतलब, मिड कैप और स्मॉल कैप का मतलब क्या है। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सारे कंपनियों को डिवाइड किया गया। रैंक नंबर 1 to 100, मतलब टॉप 100 कंपनी जो है उसको हम लार्ज कैप मान सकते हैं। 101 to 250 जो है वो मिड कैप स्टॉक्स हो गया, और 201 to 500 जो है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग आने लाइक नेक्स्ट 250 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। और जब हम ये स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिवर्स ऑफ, ये 250 कंपनी का एक यूनिवर्स फॉर्म करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए हमारे मार्केट में अभी आप देखेंगे करीब 22 सेक्टर्स अभी एग्जिस्टेंस में हैं। ये स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 21 सेक्टर्स का प्रेजेंस है। दैट मीन्स एज एन इन्वेस्टर मुझे वो पूरा सारे सेक्टर्स का यूनिवर्स हमें एक्सेस में मिल जाता है। और एक और खास बात यह है, हमें इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों चाहिए। अगर कोई बोलते हैं 250 स्टॉक का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों चाहिए, देखिए जो स्मॉल कैप में जो एक रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट करने का एक रिस्क जो रहता है, वो जो रिस्क पोटेंशियल काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका डाउनसाइड रिस्क काफी ज्यादा रहता है। आप पिछले 5 साल का जो डेटा देखते हैं, जिन जिन कंपनियों ने लाइक से एक डाउनवर्ड रिस्क दिया है या नेगेटिव रिटर्न दिया है, हाईएस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ स्टॉक्स भी वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आता है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप। एंड सम ऑफ दी स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो लिक्विडिटी रिस्क भी कैरी करते हैं। तो इसलिए एक लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने से इन जनरल
रिस्क जो है फॉर एन इन्वेस्टर कम हो जाता है. सो दैट इज व्हाट निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ऑफर्स टू एन इन्वेस्टर. तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या है, इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार मतलब इनको कैटेगराइज किया गया है, और उसके अलावा भाई इनको रैंकिंग वाइज भी दी हुई है कि भाई अलग अलग रैंक है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की. उसके अलावा हमें निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है. मतलब आपने बताया कि 22 सेक्टर हैं, उनमें से 21 सेक्टर तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर अवेलेबल है. तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया. अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करें, बताइए कार्तिक जी. जैसे जनरली अगर किसी को लगता है स्मॉल कैप एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो 3 ऑप्शंस है या 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहला वाला है जो बोलते हैं अच्छा हमें स्टॉक सिलेक्शन पता है, हम डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद लेंगे. इसमें एक कंसंट्रेशन रिस्क होने का चांसेस रहता है, तो उसके वजह से वापस वो सेम जो हमने बात किया डाउनसाइड रिस्क का जो पोटेंशियल भी काफी ज्यादा रहता है. दूसरा तरीका है जो एक्टिव फंड्स जो है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. स्मॉल कैप एक्टिव फंड जो अभी इंडस्ट्री में है, इसमें भी सिलेक्शन का एक चैलेंज रहता है फॉर एन इन्वेस्टर, क्योंकि करीब 24 एक्टिव फंड्स है. एंड अभी का जो बेस्ट परफॉर्मर है वो आने वाले टाइम में भी मान लीजिए मे बी नेक्स्ट ईयर सेम इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अगले साल बेस्ट परफॉर्मिंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है. सो इसलिए फंड सिलेक्शन जो भी है वो भी एक बड़ा चैलेंज है फॉर एन इन्वेस्टर. देन कम्स द थर्ड ऑप्शन. ये थर्ड ऑप्शन में क्या है, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो. जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो आपको एक जनरल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है, एक पैसिवली मैनेज पोर्टफोलियो है, और उसके साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 21 सेक्टर का एक एक्सपोजर भी मिल रहा है. सो दैट मींस एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का आपको एक्सेस मिल रहा है विदाउट अ हेडेक ऑफ सिलेक्शन. सो आई थिंक फ्रॉम दैट वे एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है फॉर एन इन्वेस्टर. तो ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई इंडेक्स के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, कोई स्टॉक सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके अलावा क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन भी साथ साथ में मिल जाता है. तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 से अगर आप कंपेयर करके बता दें तो हमें आसानी हो जाएगी समझने में कि कितना रिटर्न प्रोवाइड करवाया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने लास्ट कुछ सालों के अंदर. नहीं, आई थिंक वो काफी जरूरी क्वेश्चन हो जाता है ना. आई थिंक कोई बोलते हैं अच्छा हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो हमें वो कितना रिवॉर्ड मिल रहा है या मिला होगा. अब जब हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तब कितना रिवॉर्ड मिला होगा. पिछले 10 साल का जब आप डेटा देखते हैं, निफ्टी 50 का CAGR मतलब एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड रिटर्न जो है वो 12.96% का रिटर्न दिया हुआ है निफ्टी 50. उसी पीरियड में मतलब पिछले 10 साल के आप परफॉर्मेंस देखते हो, निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसका CAGR 18.9% दिया हुआ है. सो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% का डिफरेंस है ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस. आप इसी को हम थोड़ा अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, अगर कोई पिछले 15 साल से इस इंडेक्स में SIP करते, 15,200 रुपीज का एक SIP करते, तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का वैल्यू करीब 1 करोड़ हुआ होगा. तो ये एक वेल्थ क्रिएशन जर्नी में काफी मदद करता है जब आप ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप जनरेट करते हो. तो आपने निफ्टी 50 से निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कंपेयर करके तो बता दिया. अब निफ्टी स्मॉल कैप 250 का वैल्यूएशन हम कैसे मेजर करें, मतलब ये महंगा है या सस्ता है? ये हर कोई यही चाहते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ना खरीदे, बट वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं थोड़ा उधर समझने की जरूरी है कि आप किस पैरामीटर से आप उसको देख रहे हो और वो एक लॉजिकल डिसीजन है कि नहीं. एक वन ऑफ द पैरामीटर हम मेजर करते यूज करते हैं मेजर करने के लिए, अगर वो जो इंडेक्स जो है एक्सपेंसिव है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, वो है पीई रेशो, जो कॉमनली हम सब लोग काफी यूज करते हैं. पीई रेशो ही बता देता है मतलब उसमें उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, मार्केट प्राइस टू आप उसको कंपेयर कर रहे हो एक अर्निंग्स पर शेयर के साथ. मार्केट पर शेयर मान लीजिए किसी एक कंपनी का या इंडेक्स का 100 रुपीज है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 बाई 10 तो आंसर 10 आता है. सो इसका मतलब ये हुआ 1 रुपया का एक अर्निंग पाने के लिए हमें 10 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. मतलब आप जितना कम इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, राइट. आई थिंक
कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न पाओ। आप उसी हिसाब से आप जब कंपेयर करोगे, आप इस इंडेक्स को अपना पीयर ग्रुप जो है, पीयर ग्रुप इधर क्या हुआ, एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स जो है, और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा इसी इंडेक्स का पीई का, इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें एक वैल्यूएशन का एक फेयर आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप एक स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स का यूनिवर्स जब आप देखते हो, उसका एवरेज पी जो है, उस पोर्टफोलियो का एवरेज पी जो है अभी अबाउट 42.62 चल रहा है, 42 टाइम्स का प्राइस मल्टीपल्स चल रहा है। बट उसके साथ साथ जब आप देखते हो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का पी रेशियो जो है 25.62 है। सो देयर इज अ बिग गैप। और उसके साथ साथ आप इसी इंडेक्स का, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, उसका पिछले 5 साल का एक एवरेज नंबर के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो अभी इस इंडेक्स का करंट वैल्यूएशन जो है फेयरली अंडर वैल्यूड है। तो दैट मीन्स एक इन्वेस्ट करने का एक एक्चुअली एक मौका एक इन्वेस्टर को मिलता है एट दिस वैल्यूएशन। ये तो समझ में आ गया कि भाई अभी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब सही वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। तो ये तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब फाइनली हमें ये बताएं कि हमें ग्रो निफ्टी 250 इंडेक्स फंड के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने का एक पैरामीटर जो है ना, काफी सिंपल रहता है, क्योंकि जो भी फंड्स होता है उस स्पेस में सब लोग का पोर्टफोलियो लगभग सेम रहता है। तो सिलेक्शन एक पैरामीटर या क्राइटेरिया जो भी बोलते हैं वो होना चाहिए ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर हमें बताता है ये फंड का पोर्टफोलियो जो है और इंडेक्स पोर्टफोलियो के साथ कितना मिलता है, जो हम बोलते हैं ना मिररिंग द पोर्टफोलियो, कितना मिलता है। और ये ट्रैकिंग एरर अलग अलग कारण की वजह से हो सकता है, और उसका मेन एक कारण हो सकता है, एक कारण है जो बोलते हैं इंडेक्स का वेटेज जो चेंज होता है ना, एक प्राइस, स्टॉक्स का प्राइस मूवमेंट की वजह से इंडेक्स का वेटेज भी जो है बदलता रहता है। तो हमें इंडेक्स फंड में क्या करना रहता है, तो जैसे जैसे उसका इंडेक्स का वेटेजेस बदल रहा है उसके हिसाब से भी इसको रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अगर एक कोई फंड में अगर हम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इसको हम रीबैलेंस कर रहे हैं, तो वो गैप रह जाएगा, इसके वजह से ट्रैकिंग एरर आ सकता है। ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एक डेवलप किया है जिसको हम बोल सकते हैं स्पीयर टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से हमें एक रीबैलेंसिंग जो हमें एक जो करना चाहिए वो एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो इंडेक्स हगिंग जो बोलते हैं, मतलब जो इंडेक्स को कॉपी करने का फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा होता है, उसके वजह से ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। ये जो गैप है ये काफी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या जो इन हाउस प्रोप्राइटरी टूल है जिसके वजह से। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस एक ट्रैकिंग एरर जो है वो कम होने का क्षमता जो है इस फंड में है, इसीलिए दैट्स व्हाई समबडी शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर फंड। तो धन्यवाद कार्तिक जी हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए और ग्रो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए, ताकि क्या है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो भी आसानी से कर पाए। थैंक यू, थैंक्स जयश्री। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.